राजनीति क्रिकेट की तरह ही अनिश्चितताओं का खेल है। न जाने कौन अपना कब गैरों के पाले में चला जाए, अपने ही लोगों से बगावत कर ले और विरोधियों का दामन थाम ले। इस लोकतांत्रिक बरसात में कौन पॉलिटिकल फ्रॉग किधर छलांग मारेगा, यह कह पाना मुश्किल है। पर यह दावे से कहा जा सकता है कि सारी कूद फान नए अवसर और सुरक्षित राजनीति की होड़ मात्र है। उदंड होते राजनीति का ही यह सारा खेल है, जिसमें विचारधारा उस घुन की तरह है जो अवसरवादी राजनीति के साथ पिसता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजनीतिक उदंडता के किस्से बताने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि बिहार में चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे और कैसे होंगे। तो दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस बार के चुनाव 5 की बजाय 2 या 1 चरण में हो सकते हैं। संभावनाओं की तलाश के साथ निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। इसी बीच आयोग चुनाव की अधिसूचना सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में जारी करेगा। नामांकन भी ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन में चुनाव करवाना होगा। अगर निर्धारित समय पर चुनाव होते हैं तो यह कहना बड़ी बात नहीं है कि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है और इस कोरोना काल में चुनाव को एहतियात के साथ करवाया जाए, यह आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बचाव के मुकम्मल इंतजाम को सुनिश्चित करना और तमाम विकल्पों पर काम करना भी आयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इन सब के बीच आयोग के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। उनमें सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन में चुनाव करवाना है और वोटिंग प्रतिशत को गिरने से बचाना भी है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती 65 से 80 साल के लोगों का है, क्योंकि उन्हें पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा नहीं दी गई है। इस लिहाज से यह एक बड़ा मुद्दा है कि किस प्रकार वोट प्रतिशत को गिरने से बचाया जाए। दरअसल चुनाव आयोग इस फिराक में भी है कि चुनाव को बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए या फिर ईवीएम को घर घर तक पहुंचा दिया जाए। यह तो निश्चित है कि चुनाव अपने नियत समय पर होगा और इस लिहाज से राजनीतिक खेमाबंदी भी अहम हो चुकी है। नेताओं का दल बदल और खुद को बेहतर अवसर देने की होड़ भी लगी हुई है। अगले 5 सालों तक सुरक्षित भविष्य की कामना में कई नेता दल बदल कर रहे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपना चोला और चरित्र ही क्यों न बदलना पड़े। और इसके अगुआ श्याम रजक बने हैं। लगभग 11 सालों तक तीर साधने के बाद वह अब लालटेन थाम चुके हैं। राजनीतिक भवसागर के उथल पुथल से किनारे पटक दिए गए नेताओं को भी अब प्रोत्साहन मिलने लगा है। फलस्वरूप राजद के 4 नेता लालू की राजनीति से उब चुके हैं और उनके राजनीतिक स्टाइल से उनका मोह भंग हो चुका है। लालू के समधी और तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने राजद का दामन छोड़ दिया है और वह जल्द से जल्द जदयू का दामन थाम लेंगे। चंद्रिका राय के साथ राजद के 3 और विधायक ने सदस्यता लेने की बात की है, जिनमें महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी हैं। सहमात के खेल की बिसात जदयू ने महीनों पहले बिछा दी थी और पहले राउंड में जदयू ने आरजेडी के 5 विधानसभा पार्षदों को अपने पाले में भी कर लिया था। फिर अब बारी राजद की आई तो उन्होंने श्याम रजक को अपने पाले में किया, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर जदयू ने राजद के नेताओं को लालू प्रसाद से मोह भंग करवाकर सुरक्षित राजनीति और अगले 5 साल की सुरक्षा के साथ अपने दल में शामिल करवा लिया। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि हो न हो दल बदल में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन इसी बीच सासाराम के अशोक कुशवाहा ने चुपचाप बिना किसी के भनक लगे अंतिम मौके पर लालू प्रसाद यादव को छोड़कर नीतीश कुमार के हो गए। हालांकि खेल का पटाक्षेप अभी हुआ नहीं है। दोनों ओर से कई और नेता भी लाइन में लगे हुए हैं और अगले राउंड की भगदड़ भी जल्द शुरू हो सकती है। श्याम रजक के जदयू से बाहर होने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को दिखता है तो वो है जीतन राम मांझी को, जो कि हो सकता है कि इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो। इससे पहले श्याम रजक जदयू में अनुसूचित जाति वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, यानी कि वो उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां काम कर रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद जीतन राम मांझी खुद को जदयू में ज़्यादा महफूज पा रहे होंगे। मांझी पिछले 5 से 7 सालों से राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच वो नीतीश के चहेते रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, अनबन हुआ, पार्टी से निकाल दिए गए, अपनी एक नई पार्टी बनाई और वह अभी महागठबंधन में है। यही उनका अभी अस्थायी पता है। लेकिन यह दोस्ती अब महज चंद घंटों और चंद दिनों की ही रह सकती है, क्योंकि उदंड हो चुकी राजनीति में अवसरवाद का यह जहर, जिसमें कोई अपना ज़्यादा वक्त तक अपना नहीं हो सकता और पराये कब अपने साथी के कुर्सी का कील निकालकर आपके कुर्सी में ठोक दे, यह कह पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इतने तालमेल और बैलेंस्ड इक्वेशन के बीच कुछ नेता ऐसे हैं जो कि इन 2 बड़ी महागठबंधन के खेल को खराब कर सकते हैं।
फुल ऑन कंपटीशन नहीं दे पाए तो क्या, एक आधी सीट तो जरूर चटका देंगे। और इस कड़ी में जो पहला नाम सामने आता है वह पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का है, जो अपने जमाने के बड़े कद्दावर नेता रह चुके हैं। उनमें भी वोट को दाएं बाएं करने की क्षमता जरूर है। हालांकि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके अस्तित्व को नकार सकती है। यह बड़े नेता हो सकते हैं कि जीत के करीब ना पहुंचे, लेकिन जो जीत के करीब हैं उनकी टांग जरूर खींच पाएं। इस कड़ी में देवेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र सिंह, नागमणि, अरुण कुमार और रेणु कुशवाहा का नाम भी शामिल है। अगर यह नेता ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 4 पंचायत का वोट को भी इधर से उधर कर दें तो किसी की भी शर्तिया जीत भी हार में बदल सकती है। इसके साथ ही यह तय है कि मौजूदा सभी विधायकों को टिकट नहीं मिलने वाला है। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ होगी, मगर नेतृत्व की नाराजगी के चलते बेटिकट हो गए होंगे। इस श्रेणी में उम्मीदवारों के अगर तीसरे मोर्चे का सहारा मिलेगा तो उनमें भी जीत की उम्मीदें हो सकती है, उनकी जीत की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निर्दलीय और छोटे दल मिलकर बिहार विधानसभा में 15 से 20% वोट शेयर रखते हैं। पिछले चुनाव में छोटे दलों ने 7.8% और निर्दलियों ने 9.57% वोट काटा था। इनके वोटों का कुल जोड़ 17.39% है। यह राजद के 18.35 से थोड़ा ही कम है, लेकिन जदयू के वोट प्रतिशत 16.8% से कहीं ज़्यादा। खैर, सभी मान्यताओं और उम्मीद पर सिर्फ चुनाव परिणाम ही रोक लगा सकता है। बाकी हमें उन युवाओं से आशावान रहना चाहिए जो इस बार के पूरे गणित को सुलझाएंगे, क्योंकि 20 से 39 आयु वर्ग के ही युवा को बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है और ये कुल वोटर का लगभग आधे हैं। इनकी कुल संख्या 3,58,00,000 है और यह निर्णायक भूमिका में होंगे। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या भी 7 लाख के आसपास है। ये आंकड़े जनवरी 2020 के हैं, जिनमें 19-20 का फर्क हो सकता है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और जनता जंक्शन को देखते रहें। धन्यवाद।